कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है न्यूक्लियर कमल, उनके टाइप्स, उनका रासायनिक संगठन। तो वहां अपन ने पढ़ा है दो टाइप के न्यूक्लियर कमल में, डीएनए और आरएनए। किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, किन किन पदार्थों से मिलकर ये बने हुए हैं, इन चीजों के बारे में अपन यहां पढ़ चुके हैं। आज अपन डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहां देखिए बच्चों, एक तो मैं बात करूं डीएनए की उपस्थिति और आरएनए की उपस्थिति को लेके, तो यहां थोड़ा सा इनमें डिफरेंस दिख रहा है अपने को सीधा सीधा। वो क्या कि डीएनए जो होता है, ये सेल्स या कोशिकाएं जो हैं उनका मेन पार्ट जो केंद्रक है, वहां ये मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। यानी डीएनए जो है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ी मात्रा में, जैसे कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिकांग है ना, ये कोशिका का एक काफी महत्वपूर्ण है, कोशिका का पावर हाउस। क्लोरोप्लास्ट है, पादप कोशिकाओं के अंदर मिलता है। तो थोड़ी बहुत मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा की अगर मैं बात करूं तो बच्चों वो कहां पे है? केंद्रक में। जबकि आरएनए इसका अपोजिट, ये मैक्सिमम मात्रा में कहां मिलेगा? मात्रा में कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में ये केंद्रक में होता है, तथा आंशिक मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। तो एक डिफरेंस हो गया इनके बीच। दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, जो पेंटोज शर्कराएं, यानी इसका पूरा नाम डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और उसका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो इसका मतलब इसके अंदर जो पेंटोज शर्करा है वो 2-डिऑक्सी राइबोज शर्करा मिलती है। पाई जाती है। जबकि आरएनए के अंदर जो पेंटोज शर्करा है वो कौन सी है बच्चों? राइबोस पेंटोज शर्करा, ये मिलती है। तो ये दूसरा डिफरेंस ले सकते हो। तीसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जो कार्बनिक क्षार, नाइट्रोजनिक क्षार हैं, आपने पढ़े हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन में, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, है ना। तो वहां देखिए बच्चों कि डीएनए के अंदर जो है वो एडेनिन
ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या आता है, इसमें यूरेसिल आता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनी क्षार में भी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां देखिए बच्चों, डीएनए जो है ये एक द्विकुंडलित संरचना है और दक्षिणावर्त पेज के समान दाईं ओर घूमती हुई प्रतीत होती है, और ये वाली आरएनए जो है ये एक कुंडली संरचना है। तो संरचना को लेकर भी दोनों में डिफरेंस है। अब द्विकुंडली संरचना है तो मॉलिक्यूलर वेट को लेकर भी डिफरेंस मिल जाएगा अगर आप वो लेना चाहो तो, यानी इसका द्रव्यमान आणविक भार जो है वो आरएनए की अपेक्षा अधिक होता है और उसका डीएनए की अपेक्षा कम होता है। ये लिख सकते हैं अपन, इसका भार आरएनए की अपेक्षा अधिक होता है, या इसका उल्टा लिख देंगे कि इसका भार डीएनए की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अगर मैं इनके कार्य को लेकर अगर बात करूं तो वहां भी डिफरेंस है। डीएनए जो होता है ये जीन निर्माण के अंदर यूज आता है, यानी आनुवंशिक लक्षणों को धारण करने में, या ये कहो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करने के लिए इसका योगदान है, ये कार्य करता है। आरएनए के कार्य की मैं बात करूं तो उसका मेन कार्य जो आरएनए का है वो प्रोटीन संश्लेषण है। ठीक है, तो ये आनुवंशिक लक्षणों के संचरण में और ये प्रोटीन निर्माण के अंदर यूज जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी बनावट को लेके, इनकी संरचना को लेके, इनके कार्य करने की दृष्टि को लेके, इनकी उपस्थिति को लेके, इन सब में आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, आपका ये डीएनए कंप्लीट होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल कंप्लीट होता है। न्यूक्लिक अम्ल के बाद अपन सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे लिपिड। ठीक है, तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी अगर आपके है, या कोई चीज़ आपके ढंग से समझ में नहीं आई है, तो आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं और उसके बारे में आप पूछिए और अच्छे से इनको तैयार कीजिए। अब अपन थोड़ा लिपिड के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपना अगला जैव अणु है। ठीक है, तो बच्चों
लिपिड शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के लाइपस शब्द से लिया गया है, यानी लाइपस से लिपिड शब्द बनाया गया है। ठीक है, और लाइपस का ग्रीक भाषा में जो अर्थ है वो होता है तेल, वसा, मोम जैसे पदार्थों के लिए इसका यूज करते हैं। तेल, वसा, मोम, इस प्रकार। तो ये तो हुआ लिपिड शब्द के बारे में। अब अपन थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को लेके थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं। तो बच्चों, लिपिड के अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिपिड जो होते हैं ये चिकने, वैसे ही आपको यहां दिख जाएगा तेल, वसा और मोम, तो इनका स्पर्श कैसा है? चिकना है। तो इसका मतलब लिपिड जो हैं ये चिकने स्पर्श वाले होते हैं। ठीक है, चिकने स्पर्श के साथ अब मैं तेल को अगर पानी में मिलाना चाहूं, घोलना चाहूं तो शायद नहीं घुलेगा, है ना। वसा भी नहीं घुलेगी, मोम नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जल के अंदर क्या है? विलय हैं। ये दूसरे गुण के बारे में पता चल गया अपने को। और जल में अविलय होने के साथ, जल में अविलय होने के साथ ये कार्बनिक विलायक जैसे बच्चों क्लोरोफॉर्म हो गया, CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, एथेनॉल हो गया, इनके अंदर ये विलय हो जाते हैं। तो कार्बनिक यानी अध्रुवीय विलायक। में विलय, और जल या ध्रुवीय विलायक जो है इसमें बच्चों ये क्या है? अविलय। चलो वो लिखा हुआ है। तो तीन चीजें जान गए अपन इसके बारे में। चिकना स्पर्श, जल और ध्रुवीय विलायकों में अविलय, तथा कार्बनिक और अध्रुवीय विलायकों में विलयशील। क्लियर? एक बात और, ये बच्चों लिपिड जो हैं ये एक्चुअल में हैं क्या? कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, इनको अगर मैं एक सीक्वेंस में जोड़ूं तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है। आप भी जोड़ सकते हैं। इस शब्द को मैं सबसे पहले यूज कर लूं, आगे पीछे कर सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। एक अच्छी परिभाषा बनाने के लिए आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं इस शब्द को पहले नंबर पे यूज कर लेता हूं, इसको मैं दूसरे नंबर पे यूज कर लेता हूं, इनको तीसरे चौथे पे डाल देते हैं। कैसे? सुनिए, चिकने स्पर्श वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में, आगे नाम देना चाहो तो एक दो नाम लिख देना, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। हो गई? वापस बोल देता हूं, चिकने स्पर्श वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। नो डाउट? अच्छे से हो गई परिभाषा आपके लिए।
अब लिपिड को डेफिनेशन करने के बाद अपने टॉपिक आता है लिपिड का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो देखिए बच्चों, लिपिड के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो लिपिड को स्टार्ट में मैं इसके लिए 3 पार्टीशन आपको बना के देता हूं, ठीक है। एक सरल, या समलिपिड भी से बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा अपन कर सकते हैं संयुक्त या मिश्रित लिपिड। संयुक्त या मिश्रित लिपिड। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बनाते हैं व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न, 3 पार्टीशन में आप इन लिपिड का वर्गीकरण करोगे। अब बच्चों, सबसे पहले अपन इस सरल या सम लिपिड के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरल या सम लिपिड जो है ये अल्कोहल और जो वसा अम्ल होते हैं उनकी क्रिया से इनका निर्माण होता है। अब मैं थोड़ा सा क्रिया की बात कर लेता हूं। देखिए, अम्ल की अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहा हूं। अल्कोहल में अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और अल्कोहल का H जल अणु के रूप में यहां से बाहर निकलते हैं और इनकी रिएक्शन से एक एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। और ये लंबी श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल होते हैं इन्हीं के एस्टर जो होते हैं वो तेल, मोम या वसा ये सब कुछ बनाते हैं। तो अगर मैं सरल या सम लिपिड की बात करता हूं तो यहां बच्चों जो अल्कोहल होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह वाला ग्रुप होता है, वो यहां ग्लिसरॉल मिलता है अपने को। कौन है? ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल के सूत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, मतलब ट्राईओल है कि, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम तो आपको शायद वैसे आएंगे, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप इसे सीधा सा दिमाग में रख लीजिए कि ग्लिसरॉल जो है ये क्या है बच्चों, एक ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है और इसमें 3 कार्बनों पर 3 OH लगे हुए होते हैं और इस प्रकार से यह अणु बनता है, ठीक है। अब इस ग्लिसरॉल की क्रिया अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाऊंगा तो मेरे को यहाँ कितने कार्बोक्सिलिक अम्लों की जरूरत पड़ेगी, ये अपन बाद में रिएक्शन पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में। तो 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए मेरे को। यहां से देखिए 3 H चली जाएंगी और यहां 3 ये समूह जुड़ जाएंगे मेरे पास। एक बार मैं करवा देता हूं, चलो ठीक है।
यहां से देखिए बच्चों OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगी और मेरे पास ये जलाणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहां से मेरे पास क्या बचा, CH2O C डबल बॉन्ड OR CH OR। ट्राई अल्कोहल या ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के एस्टर, यानी ये ट्राई एस्टर हो गया। कैसा हो गया बच्चों, ये ट्राई एस्टर। क्या बोलेंगे, 3 एस्टर ग्रुप लग गए ना अपने यहां, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राई एस्टर। और इसे ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राई एस्टर हैं या ट्राई ग्लिसराइड हैं, ये क्या होते हैं, आपके सरल या समलिपिड होते हैं। अब देखिए इसके डेफिनेशन में अपन क्या लिख देंगे, ध्यान दे रहे हो। तो ये तो अपने किस में आ गया, तेल में आ गया। वसा भी इसी प्रकार बनती है। अगर मैं मोम जैसे पदार्थों की बात करूं तो वहां बच्चों मेरे पास ट्राई अल्कोहल की बजाय कौन आ जाएगा, मोनो अल्कोहल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरल लिपिड के अंदर अगर मैं तेल और वसा की बात करूं तब तो मोस्टली मैं किसको यूज करूंगा, ट्राई अल्कोहल या ट्राई एस्टर बनेंगे मेरे पास। और अगर मैं मोम की बात करूंगा तो वहां मेरे पास ये अल्कोहल कौन सा आएगा, मोनो वाला आएगा, ये वाला एस्टर बनेगा मोम में। तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि सरल या समलिपिड की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो वहां मैं बता सकता हूं कि ये लिपिड जो हैं वो अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। क्या डेफिनेशन बनी बच्चों, ये लिपिड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल बेटो ट्राई वाला भी हो सकता है और मोनो वाला भी हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली यहां क्या बोलूंगा, अल्कोहल और वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। सीधी सी बात लिख दोगे, या ये भी बोल सकते हो कि अल्कोहल और वसीय अम्लों से बने एस्टर जो हैं उनको सरल या समलिपिड कहते हैं। ये डेफिनेशन बता सकते हो। फिर बच्चों सरल या समलिपिड जो होगा इससे अपन वापस कितना पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बच्चों अपने पास आ जाएगा इसमें, यहां थोड़ा सा आपको इन पे ध्यान देना है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके। ये अपने पास एक तो आ जाएगा तेल और वसा, और दूसरा बच्चों अपने पास आ जाएगा मोम। तो मैंने आपको बताया कि तेल और वसा तो क्या है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर, यानी ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर जो हैं ये बच्चों कौन है, तेल या वसा है। इनको ट्राई एस्टर या ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं अपन। दूसरा नाम क्या है इनका, ट्राई ग्लिसराइड। तो देखिए 2 पार्टीशन किए अपन ने, सरल या समलिपिड के 2 भागों में वर्गीकृत, पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1 नंबर में अपन ने कर दिया तेल और वसा। तेल और वसा में अपन ने क्या लिखा कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों से बने ट्राई एस्टर या ट्राई ग्लिसराइड प्राकृतिक वसा या
तेल होते हैं। ठीक है, मोम के अंदर बच्चों अपन क्या बता देंगे, ये क्या है, मोनो हाइड्रिक यानी मोनो एल्कोहल, और वसी अम्ल के एस्टर हो गए। तो अपन इसमें लिख देंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और वसीय अम्लों से बने एस्टर जो हैं उनको क्या कहते हैं, मोम कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका सरल या समलिपिड हुआ। तो वापस सुन लीजिए, सरल या समलिपिड की डेफिनेशन में आप क्या बताएंगे, या सीधा लिख दो भले ही कि ये एल्कोहल और वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, इन्हें पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तेल और प्राकृतिक वसा और दूसरा मोम। प्राकृतिक वसा और तेल में अपन लिख देंगे कि ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, इन्हें ग्लिसराइड भी कहा जाता है, और मोम में अपन लिख देंगे ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसे यहाँ सरल लिपिड तक तैयार कीजिए। संयुक्त या व्युत्पन्न लिपिड अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।